को उस जादुई दरवाजे के अंदर गए हुए घंटों हो चुके थे और ग्रहण कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला था, जबकि उन दोनों का कहीं कोई अता पता नहीं था। और इस बात से न सिर्फ ऋषि के दोस्त बल्कि रॉकी की वैम्पायर आर्मी भी परेशान थी। एक तरफ मेघना, जोसेफ, एजे, तन्वी, अमृता, नील और उसके वेयरवुल्फ साथी सभी किसी अदृश्य गोले के भीतर कैद थे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि की माँ अस्मिता उस जादुई दरवाजे के करीब खड़ी कभी उस दरवाजे को तो कभी ऊपर आसमान में ग्रहण के नजारे को देख रही थी। इसी दौरान मेघना ने उससे सवाल किया, उन्हें गए हुए कितना वक्त हो गया? क्या ऋषि ठीक है? जवाब में ऋषि की माँ अस्मिता ने बेबसी भरे अंदाज में उससे कहा, पता नहीं, हम यहाँ से चाह कर भी उनकी कोई खोज खबर नहीं ले सकते। ग्रहण कुछ मिनटों में खत्म होने वाला है और अगर उससे पहले वो दोनों वापस नहीं आए तो हम उन्हें दोबारा कभी वापस नहीं ला पाएंगे। ये सुनकर जहां एक तरफ मेघना और उसके दोस्तों का चेहरा बुरी तरह उतर गया, वहीं रॉकी के वफादार साथी दिलावर ने अस्मिता की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो यह तुम सबका आखिरी दिन होगा। जवाब में अस्मिता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बिना कुछ कहे मुंह बंद कर लिया और वापस मर्क्यूरी के दरवाजे की ओर देखने लगी। ग्रहण खत्म होने में चंद मिनट बचे थे और वो दरवाजा किसी भी पल बंद होने वाला था। मगर ऐसा कुछ होता उससे पहले ही उस दरवाजे के आसपास अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और देखते देखते सिकंदर उस दरवाजे से बाहर आ गया। दरवाजे से बाहर आकर सिकंदर ने चैन की सांस ली और अपने आसपास देखने लगा। तब तक रॉकी भी उस दरवाजे से बाहर निकल आया। उन दोनों को बाहर आते देख मेघना और बाकी सब बुरी तरह चौंक पड़े और एकटक दरवाजे की ओर देखने लगे, पर ऋषि का कहीं कोई पता नहीं था। एजे और तन्वी ने एक साथ बेचैनी भरी आवाज में जोसेफ से ये सवाल किया, ऋषि कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? खैर, जोसेफ तो तब जवाब देता जब उसके पास कोई जवाब होता। ग्रहण कुछ ही सेकंड्स में खत्म होने वाला था और ऋषि अब भी नहीं लौटा था, जिसकी वजह से सभी की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। देखते देखते ग्रहण खत्म हो गया और मर्क्यूरी का दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। मगर दरवाजा बंद होने से ठीक एक पल पहले एक जोरदार रोशनी की चमक उभरी और अगले ही पल ऋषि दरवाजे से बाहर आ गया। ऋषि के साथ साथ एक घूल भी दरवाजे से बाहर आ गया, मगर इससे पहले कि वो घूल पूरी तरह दरवाजा पार करता, दरवाजा बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन तो दरवाजे के इस पार आ गई, पर उसका धड़ मर्क्यूरी में ही रह गया। अब हालात ऐसे थे कि ऋषि और उस घूल का कटा हुआ सिर जमीन पर आमने सामने पड़े थे, जबकि उससे थोड़ी दूर खड़े रॉकी और सिकंदर की नजरें उसी पर जमी हुई थी। अचानक मेघना की तेज आवाज ऋषि और बाकी सबके कानों में पड़ी, ऋषि! आवाज सुनकर ऋषि समेत सबकी नजरें मेघना की तरफ मुड़ गई, पर मेघना ने बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे ऋषि से सवाल किया, ऋषि, क्या तुम ठीक हो? जवाब में ऋषि ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और ठीक इसी पल सिकंदर ने एक एक करके वहां मौजूद लोगों को देखा। मेघना, जोसेफ, नील और दिलावर पर से होती हुई उसकी नजरें जैसे ही अपनी पत्नी अस्मिता पर पड़ी, वो पूरी तरह चौंक गया। तू यहाँ? इसी के साथ ही सिकंदर के जहन में 200 साल पहले की यादें ताजा हो गई, जब उसकी अपनी पत्नी और बेटे ने शिकारियों के साथ मिलकर उसे मर्क्यूरी के नर्क में कैद कर लिया था। और ये सब कुछ याद आते ही वो बुरी तरह भड़क उठा और उसने बिना सोचे समझे अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया। सिकंदर गुस्से में अस्मिता का गला दबाने लगा, जबकि अस्मिता ने खुद को बचाने का प्रयास करते हुए उसे जोर से धक्का दिया और वो कई कदम दूर जा गिरा। गिरने के बाद सिकंदर वापस उठा और अपनी पत्नी की ओर दौड़ा, लेकिन ऋषि और रॉकी ने ऐन वक्त पर बीच में आकर उसे अपनी माँ अस्मिता पर हमला करने से रोक लिया, वरना शायद सिकंदर उसका खून कर देता। डैड होश में आइए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आप अभी कमजोर हैं,
आपको अपनी ताकत वापस हासिल करने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। तब तक आप इस सब से दूर रहिए। रही बात इन लोगों की, तो इन्हें मैं देख लूंगा। रॉकी ने सिकंदर को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर ऋषि अपनी माँ को संभाल रहा था। मॉम, मॉम आप ठीक तो है? ऋषि की आवाज सुनकर उसकी माँ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ऋषि, हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी फिक्र मत कर, अपने दोस्तों को बचा। फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं आप में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलने के साथ ही ऋषि तेजी से रॉकी की ओर मुड़ा और उसने रॉकी से कहा, रॉकी, तुम जो चाहते थे वह तुम्हें मिल गया, अब उन्हें जाने दो। बोलने के साथ ही ऋषि ने अपने दोस्तों की ओर इशारा किया। खैर, ऋषि की बात सुनकर रॉकी ने एक नजर उन सब पर डाली और फिर ऋषि की ओर मुड़ते हुए धीरे से बोला, वो क्या है ना ब्रदर, पहले तो मैंने सोचा था इन्हें जाने दूंगा, पर ना जाने क्यों अब मेरा मन नहीं कर रहा इन्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देने का। तो क्यों ना मैं इन्हें मार ही दूं, इन सबको। होंठों पर जहर बुझी मुस्कान लिए हुए रॉकी ने कहा और उसकी बात सुनकर ऋषि उसे गुस्से से घूरने लगा। घूरने के साथ ही साथ ऋषि गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, रॉकी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर उनमें से किसी को एक खरोच भी आई तो। जवाब में रॉकी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, अगर खरोच आई तो क्या कर लोगे तुम? रॉकी ने कहा और उसकी बात सुनकर ऋषि गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे वैम्पायर का रूप लेकर उसके ऊपर कूद पड़ा। मगर ऐन वक्त पर फुर्ती दिखाते हुए रॉकी ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उसने पलटकर ऋषि को एक जोरदार किक किया और ऋषि हवा में उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। ऋषि वापस उठकर दोबारा रॉकी पर हमला करता उससे पहले ही रॉकी सुपर स्पीड से उसके पास पहुंच गया और उस पर बुरी तरह टूट पड़ा। क्योंकि मर्क्यूरी में गोल्ड से लड़ते हुए ऋषि पूरी तरह थक गया था और इंसानी खून की खुराक ना लेने के कारण वो पहले से ही काफी कमजोर था। इसलिए कुछ ही देर में रॉकी ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया और अगले कुछ ही मिनटों में ऋषि अधमरा होकर जमीन पर गिर गया। ऋषि को अधमरा करके रॉकी ने उसे अपने पैरों तले रौंदते हुए कहा, तू बहुत प्यार करता है ना अपने दोस्तों से। देख मैं कैसे तेरी आंखों के सामने उनको एक एक करके खत्म करता हूँ, देख। बोलने के साथ ही रॉकी ने गर्दन घुमाई और दिलावर की तरफ मुड़ा। मुड़ने के साथ ही उसने दिलावर को हुक्म दिया, दिलावर, खत्म कर दो सबको और शुरुआत उस जोसेफ से करना। रॉकी का हुक्म मिलते ही दिलावर वैम्पायर रूप लेकर जोसेफ की ओर बढ़ा। मगर इससे पहले कि वो जोसेफ तक पहुंच पाता, अचानक हवा में एक तीर सनसनाता हुआ आया और वो तीर सीधा दिलावर के सीने के पार हो गया। वो तीर बलूत की लकड़ी की थी जिसकी वजह से दिलावर को तेज जलन और दर्द महसूस होने लगा और मुंह से एक दर्द भरी चीख निकालता हुआ दिलावर बुरी तरह तड़प उठा। ठीक उसी पर रॉकी की नजरें उसी दिशा में मुड़ गई जिस दिशा से वो तीर चला था और उस तीरंदाज पर नजरें पड़ते ही रॉकी बुरी तरह चौंक गया। दिलावर को घायल करने वाले तीरंदाज पर नजर पड़ते ही रॉकी बुरी तरह चौंक गया और उसके मुंह से निकला, एक्स। दरअसल वो तीरंदाज कोई और नहीं बल्कि ऋषि और नील का साथी हंटर एक्स था, जो बिल्कुल ठीक समय पर हाजिर हो गया था। और वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ वेयरवुल्फ और हंटर्स की पूरी फौज थी। एक्स ने रॉकी की वैम्पायर आर्मी की ओर इशारा करते हुए कहा, साथियों, छोड़ना मत किसी को, टूट पड़ो। और एक्स का इशारा मिलते ही उसके साथ आए हुए वेयरवुल्फ्स और हंटर्स दुश्मनों पर टूट पड़े। हालांकि अचानक हुए इस हमले से रॉकी बुरी तरह हैरान था, मगर फिर भी उसने अपनी वैम्पायर आर्मी को उनका मुकाबला करने का आदेश दिया और खुद भी सब कुछ भूलकर एक्स और उसके साथी हंटर्स से भिड़ गया।
कुछ ही पलों में वो इलाका युद्ध का मैदान बन गया, जहां चारों ओर भयंकर मारकाट हो रही थी। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ सब एक दूसरे का खून बहा रहे थे, जबकि इस बीच मौका मिलते ही ऋषि ने सबसे पहले खुद को संभाला और फिर उसने अपनी माँ को जादू नाशक बेड़ियों से आजाद कर दिया, जो उन्हें जादू करने से रोकने के लिए पहनाए गए थे। मॉम, आप ठीक तो है ना? जवाब में ऋषि की माँ ने सहमी हुई आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद ऋषि ने आसपास देखा और फिर उसने जादुई कैद में जोसेफ, मेघना और बाकियों की ओर इशारा करते हुए अपनी माँ से सवाल किया। मॉम, मॉम, क्या आप उन्हें कैद से आजाद कर सकती है? जवाब में उसकी माँ ने उन सभी पर एक नजर डालते हुए कहा, पता नहीं, जादुई काढ़े के बिना मेरी शक्तियाँ बहुत कमजोर हो चुकी है और रही सही शक्तियाँ मर्क्यूरी का दरवाजा खोलने में खत्म हो गई। ऐसे में मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे दोस्तों की कोई मदद कर पाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर ऋषि का चेहरा बुरी तरह उतर गया और उसने दबी सी आवाज में कहा, क्या? ओ नहीं, अब मैं उन्हें कैसे बचाऊं? ऋषि को इस तरह उनके लिए परेशान होता देख उसकी माँ ने माफी मांगने के अंदाज में उससे कहा, सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। क्या? नहीं मॉम, इसमें आप सॉरी क्यों बोल रही है? यह सब मेरी गलती है। मुझे उन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। बोलने के साथ ही वो मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगा, पर तभी अचानक उसकी माँ ने कहा, ऋषि, एक और चीज है जिससे तुम उन्हें छुड़ा सकते हो। ये सुनकर ऋषि ने चौंकते हुए सवाल किया, क्या मॉम? जवाब में उसकी माँ अस्मिता ने बताया, मूनस्टोन। हाँ, उसकी मदद से तुम उन्हें इस कैद से आजाद कर सकते हो, क्योंकि उसी से जादुई कैद बनाई गई है। ऋषि सुनकर बुरी तरह चौंका और बोला, पर वह मूनस्टोन तो... इससे पहले कि ऋषि अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उनके कानों में एक्स की आवाज आई। रॉकी के पास है। एक्स की आवाज सुनकर ऋषि और उसकी माँ दोनों ही उसकी ओर मुड़ गए, जिसके बाद एक्स ने अपनी बात को दोहराते हुए बताया, हाँ, मूनस्टोन ही अब उन्हें आजाद कर सकता है। हमें किसी भी तरह रॉकी से वह मूनस्टोन हासिल करना ही होगा। एक्स की बात सुनकर ऋषि ने रॉकी पर नजर डाली, जो कुछ दूर वेयरवुल्फ से लड़ रहा था, और फिर उसे हामी भरते हुए कहा, हाँ, तुमने सही कहा, हमें उससे वह मूनस्टोन छीनना होगा। इसके बाद कुछ सेकंड का पॉज लेकर वो दोबारा बोला, ठीक है, तुम उसका ध्यान भटकाओ